हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो अब अपनी स्टडी को हम शुरू करते हैं। फिलहाल आपको बता दूं मैं कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हिंदी के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछा जाएगा। तो बिल्कुल ये जो आपका प्रश्न पत्र है इसको ध्यान से आप देख लीजिए, किस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उससे भी खास बात, जो हम इस प्रश्न पत्र में हम जो टॉपिक बता रहे हैं वो 100% में कह रहा हूं 100% आपको उसको तैयार कर लेना है। ठीक है ना, मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए जी अब एक एक करके हम कराते हैं। चलिए समझते हैं। बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूं। यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र में नाम लिखना होता है, अनुक्रमांक लिख दीजिएगा, ये पेपर कोड होता है। ठीक है ना, इस बात को आपको पता होगा। 100 नंबर का आपका प्रश्न होता है, 3 घंटे 15 मिनट का हमारा पेपर होता है। और ये 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हम इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पत्र करा रहे हैं और हिंदी हम देख रहे हैं। तो चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए गए होते हैं कि 15 मिनट जो विद्यार्थी है उसको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। फिर से सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। खंड क और खंड ख में ये पेपर है वो विभाजित है। इस तरीके से कुछ निर्देशांक दिए गए होते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम सीधे डायरेक्ट आते हैं, आप पेपर को सॉल्व करते हैं। चलिए जी फिलहाल अब ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हमारा आता है सबसे पहले खंड क। अब जो खंड क है यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। मैं आपको बेसिक बता दूं कि 5 नंबर का आपको एक नंबर का 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे? तो गद्यांश से। ठीक है ना, गद्य से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक नंबर का, तो 5 नंबर यहां से मिलते हैं। और फिर से इसी प्रकार जो पद्य होता है तो पद्यांश से भी हमें 5 नंबर के एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो टोटल अगर कहें तो 5 और 5 10 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और मैं आपको बता दे रहा हूं अभी कि देखिए ये सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर आप कैसे तैयार करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा रूल है, वो हम आगे आपको अभी बताएंगे। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, सब हम बताएंगे कहां से आप इन सभी की स्टडी कर पाएंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। अब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन है? विचार प्रवाह है, परख है, साहित्य और समाज है, और मीठी हो गई सोना। जो मिट्टी हो गई सोना ये है, माटी हो गई सोना, ये मिट्टी हो गई सोना। ठीक है ना, तो ये है। तो अब आपको बताना है। अब आप कहेंगे सर आप बता दीजिए, मुझे तो नहीं पता है। तो अगर ऐसा आपका जवाब रहा भैया, तो मैं आपको 100% कह दे रहा हूं ये अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, 4 दिन हमने सबसे ज्यादा मेहनत किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के लिए। मतलब सबसे ज्यादा मेहनत लगता है मुझे। क्यों? सबसे पहली बात, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको मुझे ढूंढना पड़ता है। फिर से कौन इंपॉर्टेंट है उसको मैं अपने कॉपी में फिर से लिखता हूं। फिर से उसका पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं। तो 4 दिनों में 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने अभी आपको कराया है, आपको याद भी होगा 200। तो 200 में से आपको 10 क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो 200 क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव हमने कराए हैं डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 में। मतलब डे 4 में हमने जो आपका 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब वहां से सीक्वेंस वाइज डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 का 4 लेक्चर आपको मिलेगा, वहां से स्टडी आप करेंगे। और वहीं से आपको ये सभी प्रश्न उत्तर जो है ना इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको मिलेंगे। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखेंगे। मैं एक भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताने वाला नहीं हूं। ठीक है ना, इस बात का भ्रम में नहीं रहेंगे भैया, मैं बता दूंगा, आप नोट कर लेंगे और चले जाएंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप खुद ढूंढिए और समझिए कि कैसे ये इसका आंसर क्या होगा। और 200 जो आप ऑब्जेक्टिव आप पढ़ेंगे ना तो उसमें सब आपको पता चल जाएगा। विचार और वितर्क के लेखक हैं भैया, ये तो हमने बताया ही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं, या राय कृष्ण दास जी हैं। तो ये आपको हमने सब करा दिया है। ठीक है ना, अब इसमें आपको बताना है हमको। अगला आता है निम्न में से हरिशंकर परिसाई की निबंध संग्रह है। कौन है जी? विचार प्रवाह है, पृथ्वी पुत्र है, प्रस्तुत प्रश्न है, या तब की बात और थी। अब इसमें से कौन है हरिशंकर परिसाई की निबंध संग्रह, यह आपको हमें बताना है।
अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक काम भी मैं दूंगा आप सभी को, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अभी बता रहे हैं आपको। देखिए अगला हमारा आता है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनीय की रचना की विधि है। कौन है? कैकई है, एकाकी है, या नाटक है, या जीवन है, या उपन्यास है, ये आपको बताना है। फिर से अगला आता है क्या भूलूं क्या याद करूं रचना विधि है। संस्मरण है, या आत्मकथा है, या डायरी है, या यात्रा वृत्ति है। तो देखिए ये हमारा 5 हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जिसको आपको ही तैयार करना है, ठीक है ना। 100 ऑब्जेक्टिव हमने कराया था, ठीक है ना, 2 दिनों में, डे 1 और डे 2 में। तो उसका आपको सबका सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। पढ़ाई कर लीजिए भैया। कब करेंगे आप? रेगुलर बस यही कहते रहेंगे कि सर करा दीजिए करा दीजिए करा दीजिए, तो भैया उससे क्या होने वाला है? मैं तो आपसे करा रहा हूं जितना, पहले उतना तो तैयार कीजिए। पता नहीं आप समझ पाते हैं या नहीं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट है ना, वो रिपीट करते रहते हैं, सर ये करा दीजिए वो करा दीजिए। अरे भैया जितना हमने कहा है ना उतना पहले आप तैयार कीजिए। जितना हम आपको करा रहे हैं उतना आप तैयार करते हुए अगर हमारे साथ चल रहे हैं ना, तो मैं 100% कह रहा हूं कि आपको आराम से मैं कह रहा हूं कि आराम से 85 से 95% लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा भैया। पर उतना करे तो सही। आप करेंगे नहीं तब तक, मतलब करेंगे तभी तो होगा, नहीं करेंगे बस ऐसे सोचते रहेंगे तो नहीं होने वाला भैया। अगला हमारा दूसरा आता है कि मेरी असफलता बाबू गुलाब राय की विधि की रचना है। अब कौन सी है जी? तो जीवनी साहित्य है, डायरी है, कहानी है, आत्मकथा है, ये आपको हमें बताना है। फिर से हिंदी साहित्य के इतिहास के लिखने वाले विद्वान हैं। कौन है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन है, या ग्रास दत्त तासी है, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये आपको हमें बताना है। फिर से इनमें से हिंदी का प्राचीनतम या प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आदिकाल है, रीतिकाल है, या पद्मावत है, या प्रिय प्रवास है, ये आपको हमें बताना है। सभी आप ध्यान से समझ लीजिए। अभी मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूं। अगला आता है निम्नलिखित में से बिहारी लाल ने किस छंद की रचना की है? चौपाई की रचना की है, कुंडली की रचना की है, या आपका दोहा की रचना, या देवा की रचना की है? सवैया, ठीक है ना, सवैया की रचना की है। अगला आता है सुमित्रानंद पंत को ज्ञान पीड़ित पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? किस रचना पर मिला था? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये आपको बता देना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में कुछ मिस्टेक कर दिया गया है, ठीक है ना। ये आपका ये चौथा ऑप्शन है, ठीक है ना। ये घड़ी का जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा टाइपिंग कर दिया गया है, चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक मैंने 10 ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इसके लिए मैं आपसे कह दे रहा हूँ कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। आप केवल जो 10 क्वेश्चन है तो मान लेते हैं पहले का ए आंसर सही है, तो पहले का ए आंसर आप लिखकर फिर से दूसरे के फिर से बी आंसर है, तीसरे का मान लेते हैं डी आंसर है। तो इस तरीके से लाइन वाइज कमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ इतना आप करेंगे। और देखिए अपने पढ़ाई के प्रति आपको सीरियस होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं बल्कि आप अपने माता पिता के लिए भी पढ़ रहे हैं। याद रखेंगे आपकी जो हम ये कह सकते हैं सिंपल सी बात कि आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो उसकी जो फल है वो आपको तो मिलेगा ही, आपके माता पिता को भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जब सफल होंगे ना तो आपके माता पिता भी खुश होंगे। अब वो आशा लगाए बैठे हैं ना भैया, आप समझ नहीं रहे हैं। तो बात को आप समझिए और थोड़ा सा प्रयास कीजिए, अदरवाइज आपको पता होगा कि मैंने ओनली 25 डे में, मतलब 25 दिनों में हमने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि आपकी जो हिंदी है उसकी तैयारी करा देंगे, जिसमें से डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 ये 4 आपको वीडियो हमने करा दिया है। अभी इससे पहले आपने एक और वीडियो देखा था इंपॉर्टेंट गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप पर, तो 5 आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5
5 आपको लेक्चर मिल गए होंगे, तो आप इन 5 को पहले आप स्टडी कर लीजिए। फिर से आगे अभी और भी इंपॉर्टेंट गद्यांश के जो चैप्टर हैं वो सब हम कराने वाले हैं, सब हम कराएंगे, ठीक है ना। तो ये हिंदी का जो सीरीज चल रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग आप चलते हुए चले। फिर से फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी आपका जो अकॉर्डिंग हम चला रहे हैं 1 शॉर्ट वीडियो चैप्टर वाइज, तो उसका भी लगभग कंप्लीट हो गया है, आधे से आधा बचा हुआ है चैप्टर और, तो उसको भी हम करा देंगे, ठीक है ना। वो भी एक सीरीज चल रहा है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, न्यूमेरिकल का सीरीज चल रहा है, इंग्लिश का भी सीरीज चल रहा है। तो केवल आप साथ जुड़े रहें, अब मन लगाकर केवल पढ़ाई करें, ठीक है ना। और सभी का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सभी सब्जेक्ट का, तो वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, ये देख लीजिए, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये एक जो गद्यांश है जिसका आपको उत्तर देना है। देखिए ये जो इसी तरीके का एक पैराग्राफ देता है और उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन देगा, उसका उत्तर इसी में से ढूंढ कर लिखना होगा। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का प्रवाह भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवास जन नए उत्थान को, लहरों को आगे बढ़ाने के लिए अजर अमर है। जन के सतत वाह्य जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो ये हमारी क्या है, एक पैराग्राफ दे दिया है। इसके नीचे अगर आप देखते हैं तो ये हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो जन का प्रवाह किस तरीके से होता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम आपको बताना है। तीसरा, रेखांशित अंशों की व्याख्या करना है। सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय जन के किस के साथ तादात्म्य स्थापित किया है। तो देखिए, इसको जो अभी आपको कुछ देर पहले ही एक वीडियो मिला होगा, ठीक है ना हमारी, तो उसमें अभी हमने इसी पैराग्राफ को हमने सॉल्व कराया था। देखिए, जो हमने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं जिसको आपको जो गद्यांश है उसमें पढ़ना होगा। गद्यांश, तो गद्यांश में हमने आपको 3 चैप्टर बताया है, जिसमें से पहला हमने कहा था कि जो राष्ट्र का स्वरूप है, राष्ट्र का स्वरूप, तो ये आपको चैप्टर आपको स्टडी कर लेना है। दूसरा हमने आपसे क्या कहा था कि अशोक का जो फूल है, अशोक का फूल, तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट इस तरीके से पैराग्राफ वाले गद्यांश होंगे उसको आपको पढ़ लेना है। एक निंदनीय रस है, तो वो 3 चैप्टर हमने आपको बताया हुआ है। तो तीनों चैप्टर का इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो हम आपको कराएंगे, ये हमने आपको प्रॉमिस किया हुआ है। तो आज आपने देखा होगा राष्ट्र का स्वरूप डे 5 में आपको ये मिला है, ठीक है ना। राष्ट्र के स्वरूप पे जितने इंपॉर्टेंट गद्यांश थे वो हमने करा दिया। अब फिर से आपका हिंदी का जो लेक्चर आएगा उसमें अशोक के फूल पर हम आपको वीडियो लाएंगे, उसमें हम गद्यांश को आपको सॉल्व कराएंगे। फिर से अगला इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे। तो इसको तो अभी हमने सॉल्व करा दिया है, फिर भी मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को नहीं देखे होंगे जो राष्ट्र के स्वरूप का, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे पहले का देखते हैं, जन का प्रवाह किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि जन का प्रवाह किस तरीके से, किस तरह होता है। तो जन का प्रवाह अनंत होता है। भैया, जन का प्रवाह अनंत होने का सिंपल सा मतलब यही है कि जो यहाँ पे मनुष्य हैं वो मतलब निरंतर हमारी पृथ्वी पर रह रहे हैं, हजारों वर्षों से वे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और वो हमेशा अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो मतलब जन का प्रवाह है, जो मनुष्य हैं उनका प्रवाह अनंत है, ये हमेशा वृद्धि करते रहते हैं, आगे बढ़ते हुए रहते हैं। तो इसका सिंपल सी बात है, आप केवल आंसर यही लिखेंगे, जन का प्रवाह किस तरीके से होता है, तो आप लिख देंगे जन का प्रवाह अनंत होता है। यहां से लेकर यहां तक आप लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। बात आप समझ गए। जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है, ये आप आंसर लिख देंगे, ठीक है। पहला आप समझ गए हैं। दूसरा यहाँ पे फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है, अदर इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैंने सिंपल सा आपको एक लाइन में बता दिया। अगला आता है पाठ्य का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ्य का नाम क्या है जी, पाठ्य का शीर्षक क्या है, तो राष्ट्र का स्वरूप है।
और इसके जो लेखक हैं वो कौन है जी? लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ये आप सिंपल सा लिख लेंगे। रेखांशित अंशों की व्याख्या आपको कर देना है। सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि सूरज की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो मैं आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब तक सूरज की रश्मियां नृत्य प्रातःकाल अमृत भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन का प्रवाह भी अमर है। तो सिंपल सा आपको यहाँ से लेकर या आपका यहाँ से लेकर, ठीक है ना, देखिए अगर कुछ ना आए तो आपको सिंपल सा यहाँ से लेकर आप यहाँ तक ऐसे ही लिख देते हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, उससे टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल थोड़ा सा अगर इसको बनाकर लिखना चाहें तो अभी हमने वीडियो में भी आपको कराया हुआ है 1 घंटे पहले ही, तो उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार आप बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर कुछ ना आए तो उस समय यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे सूरज की रश्मियाँ। ठीक है ना, तो ये भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय जन के किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है। तो किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है? तो यहाँ पे अगर आप देखें, देखिए यहाँ पे देखिए तादात्म्य प्राप्त किया है, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है ना, तो आप सिंपल सा क्या कह सकते हैं, यहाँ से ही लिख सकते हैं कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादात्म्य प्राप्त हुआ है। मतलब सिंपल सी बात है कि लगभग हजारों वर्षों से जो भूमि है, भूमि पर जो मनुष्य है वो अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं। ठीक है ना, यही आपको लिखना है। तो या तो आप चाहें तो यहां से लेकर सहस्त्रों वर्षों से लेकर यहां तक लिख दें, तब भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिलहाल तो हम चैप्टर वाइज जब आपको करा रहे हैं तो पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम कर नहीं पाएंगे, बट आपको डिटेल में वहां पे चैप्टर वाइज एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो वहां से आप स्टडी कीजिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर ही आपको बता रहे हैं। अगला देखिए, एक और ये अथवा में एक पैराग्राफ देगा, उसके नीचे आपको देखिए 5 क्वेश्चन देंगे, इसका भी उत्तर इसी में से ढूंढ कर लिखना है। ठीक है ना, अब ये सब कुछ हम जब कराएंगे ना, आपको हम करा रहे हैं चैप्टर 1 अभी राष्ट्र का स्वरूप कराया है, और आगे कराएंगे तो आपको पता चलेगा। ये 10 नंबर का इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3 चैप्टर आप जरूर तैयार करेंगे। चलिए जी, अगला हमारा जो चौथा क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, दिए गए प्रश्न। ठीक है ना, देखिए कह रहा है कि दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी देखिए एक ये आपको पैराग्राफ इस तरीके से दे देगा। इस पैराग्राफ के नीचे फिर से आपको 5 क्वेश्चन देगा, 1 2 3 4 और 5। वो क्वेश्चन अभी हम दिखा देंगे। ठीक है ना, ये पांचों क्वेश्चन का आंसर जो है ना, ये पांचों 2-2 नंबर का होगा। ये पांचों क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। ये पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में से लिखना है। तो ये क्या है, ये आपका पद्यांश पर है। ठीक है ना, तो ये पद्यांश पर आधारित ये सभी प्रश्न है। तो पद्यांश भी जब हम आगे चैप्टर कराएंगे तो इसमें हम सबको सिखाएंगे आपको कि कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर ना आता है सॉल्व करने तो भी हम आपको सब कुछ बताएंगे कि ट्रिक से आप कैसे करेंगे। देख रहे हैं ना, एक ये पैराग्राफ यहाँ तक आपको दिया गया है और उसके नीचे देखिए ये 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं। उपयुक्त पद्यांशों के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। फिर से रेखांशित अंशों की व्याख्या करने को कह रहा है। कैकेयी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये कैकेयी के अनुपात का ये चैप्टर है। ठीक है, जब हम कराएंगे तो आपको बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ तक अगर आप देख लिए हैं तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आपसे 10 नंबर के पूछे गए हैं, अभी हमने देखा। दूसरा हमारा जो प्रश्न था ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर और 5 नंबर का 2 प्रश्न। तीसरा जो हमारा प्रश्न पूछा गया था इंपॉर्टेंट गद्यांश से पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट गद्यांश का आज हमने 1 चैप्टर कराया है, इसमें 3 चैप्टर आपको तैयार करना है। ये आपसे इंपॉर्टेंट गद्यांश भी 10 नंबर का पूछा गया है। फिर से चौथा में आपको पद्यांश पूछा गया है, तो इसमें भी हमने 3 चैप्टर आपको बताया है, तैयार करना है आपको। हम उसको कराएंगे जल्दी, ये सभी कंप्लीट हम कराएंगे। तो अभी तक 30 नंबर का हो गया है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ के बाद अब हमारा 5वां जो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसका प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है।
अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 हमने यहाँ पे लिख दिया है, इन तीनों का आपको याद रख लेना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक जीवन परिचय। ये फिलहाल हमने करा दिया है पहले ही, बट फिर से हम डे जो 25 डे का हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें भी हम इसको कराएंगे। एक ही वीडियो में हम जो ये भी जीवन परिचय जो साहित्यिक परिचय है, लेखक वाला भी, और उसके नीचे देखिए ये कवि वाला जो आपका 3 आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक हरिशंकर परिसाई का, देखिए ये क्या है हमारे, ये हमारी कवि का है, कवि का साहित्यिक जीवन परिचय है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिल शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, तो ये भी हम सब आपको कराएंगे। तो 5 आपके लेखक से और 5 आपके कवि से, मतलब ये भी 10 नंबर के आपके हो गए। बात आप समझ रहे हैं? तो 30 नंबर ऊपर और 10 नंबर यहाँ से 40 नंबर हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके नीचे फिर से हम आते हैं, 40 नंबर आराम से ये सब मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है, बट टेंशन लेने की भी आवश्यकता है, और टेंशन उस तरीके से टेंशन नहीं, मतलब आपको जागरूक होने की आवश्यकता है कि भैया हाँ जागरूक हो जाएं और हम मन लगाकर पढ़ाई करें। ठीक है, और रिवीजन भी आप जरूर कीजिएगा। अगला आता है हमारी कहानी, एक आता है लाठी की कहानी का कथा वस्तु का सारांश लिखिए, ये हमने करा दिया है, 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना, अथवा यहाँ पे ध्रुव यात्रा की कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो देखिए 3 आपको कहानी है जो आपको याद रखना है, एक लाठी है, एक बहादुर है, और एक पंचलाइट है, एक है आपका ध्रुव यात्रा। ये 4 आपको कहानी है, जिसमें से अगर ये तीनों तैयार कर लेते हैं ना, लाठी, बहादुर और पंचलाइट, तो आपका काम हो जाएगा। एक वीडियो में हमने ये करा भी दिया है। यदि आपको अभी तेजी है तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्लास 12th हिंदी इंपॉर्टेंट, क्लास 12th हिंदी कहानी ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे वीडियो हमारी मिल जाएगी, तो वहां से आप 5 नंबर इसको कर सकते हैं। तो ये 45 नंबर का हमारा हो गया। और उसके बाद अंत में फिर से हमारा जो आता है वो आता है खंड काव्य। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा खंड काव्य आ गया। ठीक है ना, खंड काव्य। अब ये भी हमारे 5 नंबर का आता है, जिसमें से हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, 80 शब्दों में लिखना है। वहां पर देखिए जैसे कि यहाँ पे मुक्ति ज्ञान है, सत्य की जीत है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ठीक है, रश्मि रथी है, आलोककृति है, त्यागपति है। ठीक है ना, तो हमारे एरिया में क्या पूछा जाता है, देवरिया जिले के जो भी स्टूडेंट है वो याद रखेंगे, रश्मि रथी उनको तैयार करना है। तो खंड काव्य अभी तक हमने नहीं कराया है, बट मैं सोच रहा हूं कि एक वीडियो में सभी कहानियों का जो मुख्य पात्र है उनका हम क्या कर दें, उनका मतलब जैसे कि रश्मि रथी में कर्ण का चरित्र चित्रण मुख्य पात्र है, तो इनका हम एक वीडियो में बनाकर सभी का हम करा दें, जैसे कि सत्य की जीत पर, आलोक वृत्ति पर, रश्मि रथी पर, ये सब पर, त्यागपति पर, ये सब करा दें हम। तो वो भी हम कराएंगे जब आप सीरीज स्टार्ट हम कर ही दिए हैं, तो पूरी तरीके से अच्छे से लेके जाएंगे हम। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर देखिए ये अब हमारा खंड क समाप्त हो रहा है। तो टोटल अभी तक हमने 50 नंबर का हमने देख लिया है। और ये जो 50 नंबर है ना, ये बहुत ही आसानी से आपको मिल सकते हैं यदि थोड़ा सा आप एफर्ट कर देते हैं, प्रयास कर देते हैं तो। और नहीं करेंगे तो ईहो नहीं मिलेगा, ईहो रियलिटी बात है भैया। ठीक है ना, ये भी रियलिटी बात है, समझ जाइए ना, काहे परेशान। मैं देख रहा हूँ आज मैं व्हाट्सएप पे मैं ही चला रहा था, ठीक है ना, तो आज मैं देख रहा था कि मतलब लग रहा है कि फ्री में मतलब टाइपिंग है भैया, कुछ भी टाइपिंग करके भेज दिया जाए, पूछ लिया जाए, हद होती है भैया। मैं मतलब क्या कहें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि सर अब क्या पढ़ें, अब क्या पढ़ें। अरे भैया आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है, वीडियो का लिंक दे दिया है, पढ़िए ना चुपचाप, पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ हो जाएगा। तो पढ़ने से मतलब नहीं है, बस टाइपिंग करने से मतलब है, तो कैसे होगा भैया। अगला आता है संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये देखिए गद्यांश वाला संस्कृत है, इसमें आपको एक जैसे यहाँ पे दे दिया है संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्यश्च भाषा भारवी भवभूतस्यो महाकाव्य स्वकिन्यो ग्रंथ रत्ने यदा अदापि पाठ्यकामे हृदय विराजयन्ते इम भाषा अस्माभि मात्र सम्माननीय वंदनीयश्च यतो भारत मातु स्वातन्य गौरवम अखंडत्व
संस्कृत केमच्व संस्कृत नेव सौरक्षितु शक्यन्ते इम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्राचीनतम श्रेष्ठा शास्त्री। तो ये हमारी एक देखिए एक पैराग्राफ दिया है, ये थोड़े सा संस्कृत भाषा है, यदि पढ़ने में मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। भाषा थोड़ी सी हार्ड होता है संस्कृत में, तो पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती हैं, बट कोई नहीं जी, प्रयास करेंगे ना जितना उतना और भी आता जाएगा। तो ये एक पैराग्राफ देगा। अब इस पैराग्राफ को आपको क्या करना है कि कह रहे हैं ना संदर्भ सहित अनुवाद करना है। अब देखिए इसका भी चैप्टर है, इसके लिए भी हमने आपको बताया है 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। तो 3 इंपॉर्टेंट हमने लेसन बताया है जिसमें से आपको सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, तो उसको भी हम डे आपका सीरीज आपका क्लियर हो चुका है तो उसमें हम इसको कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बट रेगुलर आपको सीरीज में जुड़े रहना है और हिंदी की यहाँ से आपको तैयारी फोकस करके आपको करना है। अगला देखिए अथवा में फिर से एक वैसे ही पैराग्राफ देगा, उसको आपको क्या करना है, इन दोनों में से मतलब 2 आपको देता है अथवा करके, और ये 7 नंबर में आपसे पूछता है, पहला ही क्वेश्चन 7 नंबर का। उसके नीचे आपको देखिए फिर से ये 7 नंबर का फिर से आपसे पूछेगा, और ये श्लोक आपको पूछेगा कि दिए गए श्लोक है ना उसको भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। जैसे यहाँ पे एक श्लोक आपको दे दिया, इसका अनुवाद करना है संदर्भ सहित, या अथवा में एक और नीचे आपको देता है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो इसका आपको यहाँ पे एक नीचे आपको और दे दिया, तो इन दोनों में से कोई एक आपको संदर्भ सहित अनुवाद कर देंगे, आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। तो 14 नंबर केवल यहीं से मिल जाते हैं, एक पद्यांश से और एक आपको जो एक श्लोक से आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल, जब हम कराएंगे सब कुछ तो आपको समझ में आएगा, एक वीडियो में ही पूरा श्लोक आपको करा देंगे, ठीक है ना। अगला हमारा देख लीजिए, ये सब नोट डाउन कर लीजिए, निम्नलिखित लोककृतियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर उसका उपयोग करें। अब देखिए ये मुहावरा है, मुंह फुलाना, हाथ पीला करना, दाल में काला होना, सांवर हरे ना भादो सूखे। तो ये आपका है जी, मुंह फुलाना मतलब क्या, रूठ जाना होता है, हाथ पीला करने का मतलब शादी या विवाह हो जाना होता है, दाल में कुछ काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना होता है, सावन हरे ना भादो सूखे मतलब प्रत्येक दशा में एक जैसा ही रहना, वही तो मतलब है ना। तो ये सब हम मुहावरे भी एक वीडियो हम लाएंगे, इसमें हम पूरे कंप्लीट करा देंगे। अगला हमारा आता है अपठित गद्यांशों पर आधारित मतलब जो प्रश्न उत्तर होते हैं। ये अपठित पद्यांश ये आपके पैराग्राफ मतलब आपके बुक में नहीं होगा, ये बाहर से ऐसे ही देता है, उसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन देगा, इसका उत्तर आपको लिखना है। ये लगभग 5 नंबर या 6 नंबर में ये पूछता है, ठीक है ना। तो इसको भी हम आपको कराएंगे कि अपठित पद्यांश, बिना पढ़े हुए जैसे पद्यांश मिल जाए तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पे हमारा आता है, ध्यान से आप समझ जाएंगे कि देखिए 11वें नंबर आता है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही अर्थ का चयन करके लिखना होता है आपका। जैसे वसन अव्यसन, ठीक है, इसका वसन अव्यसन का क्या आदत होता है, तो इसको वसन मतलब होता है वस्त्र, अव्यसन मतलब होता है आदत, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या आते हैं, अन्य और अन्य, अन्य मतलब अनाज, अन्य मतलब दूसरा, तो अनाज और दूसरा ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पहचानना होता है, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द का सही 2 आपको अर्थ लिखना है। चपला हो गया, जीवन हो गया, शिव हो गया। शिव को आप शंकर लिख सकते हैं, शंभु लिख सकते हैं, महाकाल लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जीवन का आप जीवन को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, जीवन को हम क्या लिख सकते हैं, प्राण लिख सकते हैं, जीवन को एक हम प्राण लिख सकते हैं, और जीव धारक भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्राण और जीव धारक हम लिख सकते हैं। अगला आता है निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का सही शब्दों का चयन करके आपको लिखना होता है। जो शिक्षा देता है उसे शिक्षक ही ना कहते हैं जी, ठीक है। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहते हैं जी, महापुरुष, ब्राह्मण, तपस्वी या स्वर्गीय। इसका मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, आप अगर पता हो तो आप बता सकते हैं हमें, ठीक है।
अगला आता है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब इसमें से दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। ये शुद्ध करने वाला वाक्य भी बहुत ही कठिन होता है, उसको भी आपको बताना होता है, ठीक है ना। जैसे मैं भोजन कार लिया हूँ, ठीक है ना, मतलब भोजन कार लिया हूँ, तो ऐसे नहीं होगा जी मैं भोजन कर लिया हूँ, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार हो गया है, तो ये आपको सुधार कर लेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे यहाँ पे आता है, देखिए अब ये जो इंपॉर्टेंट है ये भी हमने करा दिया है। देखिए एक होता है हास्य रस, श्रृंगार रस, इसका परिभाषा उदाहरण आपको बताना है, ठीक है ना। फिर से अलंकार पूछता है और छंद पूछता है। तो देखिए रस, छंद और अलंकार, ये आपसे 3 आपसे पूछे जाते हैं। कितने नंबर में? 6 नंबर में। तो ये इस पर हमने एक वीडियो बना दिया है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं अभी आप सर्च कर सकते हैं, क्लास 12th हिंदी रस छंद अलंकार ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च तो कीजिए, वीडियो हमारी मिलेंगी आपको। और 6 नंबर आप अभी से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। डे जो सीरीज 25 सीरीज चल रहा है उसमें तो हम कराएंगे ही। अब देखिए यहाँ पे गांव या शहर की सफाई हेतु उच्च अधिकारी के पास एक पत्र लिखना होगा, या अथवा मैं आपको फिर से देगा कि बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए, और ये आपसे 6 नंबर में पूछ लेगा। तो भैया इंपॉर्टेंट जो पत्र है ना वो भी हमने करा दिया है। पढ़ना चाहते हैं तो आप लिखिए क्लास 12th हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र लेखन ब्रदर सर, इतना लिख के यूट्यूब पर सर्च कीजिए, वीडियो मिलेगा, 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। तो जो जो हमने इंपॉर्टेंट करा दिया है पहले, उसको भी तो आपको कंप्लीट करना आपका ही ना कर्तव्य है, और कर्म भी तो आपका यही है ना, तो आप कर लीजिए। और डे सीरीज चल रहा है उसमें तो हम कराएंगे ही, बट ये सब कुछ अगर हमने पहले करा दिया है तो आप कर लीजिए। यहाँ पे अब देखिए विषयों पे आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। अब देखिए यहाँ पे 5 हमने, यहाँ पे 6 आपको बता दिया गया है। अब इन सभी पर निबंध आपको याद कर लेना है। पर्यावरण पे आपको याद करना है, बेरोजगारी पर, जनसंख्या वृद्धि पर, महिला सुरक्षा पर, भारतीय किसान पर, और नई शिक्षा व्यवस्था पर, और कंप्यूटर की उपयोगिता पर। तो इन सभी पर आपको तैयार कर लेना है। हमने निबंध भी तो करा ही दिया है। तो ये आपसे कितने नंबर? 9 नंबर में ये पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट निबंध, तो 9 नंबर तो तैयार कीजिए। तो लगभग हमने जो हिंदी है ना उसका हमने कंप्लीट करा दिया है। बट जानते हैं जब एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है तब आप सीरियस स्टूडेंट हो रहे हैं और मैसेज करने लगे, तो उसी लिए मैंने ना जो डे 25 डे का जो सीरीज है वो स्टार्ट हमने किया हुआ है। तो फिर से हम दोबारा आपको ये सब कुछ रिपीट करा रहे हैं और सीक्वेंस वाइज। तो अभी भी मन लगाकर आप पढ़ाई कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सपोर्ट कीजिएगा आप, ठीक है ना। इतना मेरी बातों को अगर थोड़ा सा आपको बुरा भी लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप एक अच्छे नंबर से पास करो और आप अपना साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें, ठीक है ना। तो अदरवाइज वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो के लिंक को अपने सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों से इस चैनल के बारे में बताइएगा, ठीक है ना। इतना कर देते हैं हमारे लिए बहुत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी का चारों का लिंक है, आप चाहें तो वहां से अपनी सीक्वेंस वाइज स्टडी कर सकते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का भी आपको सीक्वेंस जो सीरीज चल रहा है उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, तो वहां से आप पढ़ाई कीजिए सभी का। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो ही गए होंगे, नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, दोनों में आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे जो भी स्टडी मटेरियल होंगे प्रोवाइड किए जाएंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कोई अगर आवश्यक बातें हैं वो हमें वहां पे तुरंत आप रिपोर्ट कीजिएगा, मैसेज करके आप बता दीजिएगा, उस पर हम जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे जी, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।